to our online classes of Suryavarth Senior Secondary School Bhavtari. Myself प्रीति पारिक और आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो सॉलिड स्टेट के बारे में जानने से पहले हमें मैटर के बारे में जानना होगा कि मैटर होता क्या है। तो मैटर कोई भी वस्तु जिसका खुद का अपना एक द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि अपने क्लासरूम में रखी टेबल जिसका आपका खुद का एक द्रव्यमान होता है, मास होता है और वो एरिया कवर करती है, स्थान घेरती है, वह मैटर है। तो मैटर की 5 स्टेट होती हैं बट जनरली हम 3 ही स्टेट की स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 5 स्टेट होती हैं जिसमें सबसे पहली आती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दूसरी आती है सॉलिड, तीसरी आती है लिक्विड, चौथी आती है गैस और पांचवी आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो सबसे हाई टेम्परेचर पे मिलती है, हाई टेम्परेचर पे मिलती है प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो लोअर टेम्परेचर पे देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट होती है, उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर करते हैं जब गैस स्टेट आती है। गैसियस स्टेट से कम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट और उससे लोअर टेम्परेचर पे सॉलिड और सबसे लोअर टेम्परेचर पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट आती है। बट जनरली हम 3 ही स्टेट की स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है इन सॉलिड स्टेट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, कि सॉलिड स्टेट में अवयवी कण है वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, यानी कि इनके अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो सॉलिड में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। बट लिक्विड में दोनों के बीच में काफ़ी गैप रहता है और गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होता है। तो किसी भी मैटर की स्टेट है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला आता है अट्रैक्शन फोर्स, इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उन पे, और दूसरा आता है थर्मल एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स तो पार्टिकल को जोड़ने का काम करता है और थर्मल एनर्जी उनको दूर करने का काम करता है। अब जनरली मान लो कि आपको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बनानी है तो इसके लिए हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक थे वो अब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो कौन सी स्टेट आएगी, लिक्विड। तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब सेम मान लो आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो सेम यही प्रोसेस हम वापस रिपीट करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। पहला अंतर हम इसके मास से लेकर चलते हैं द्रव्यमान से। तो सॉलिड का द्रव्यमान निश्चित होता है, लिक्विड का भी निश्चित होता है और गैस का भी निश्चित होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 1 ग्राम वाटर लेके चलें, वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस के रूप में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और गैसियस स्टेट में यानी कि गर्म करेंगे तो पानी है वो वेपर के रूप में भी प्रेजेंट होता है। तो 1 ग्राम वाटर लेके चलेंगे तो उसका मास है वो तीनों स्टेट में इक्वल रहेगा, निश्चित रहेगा। बट उसकी जो शेप है वो सॉलिड की तो निश्चित होगी बट लिक्विड और गैस की है वो अनिश्चित रहेगी। क्यों? क्योंकि आप पानी को मान लो बाउल में डालते हो तो पानी बाउल की शेप ले लेता है, अगर आप उस लंबे गिलास में डालते हो तो वो लंबे गिलास की शेप ले लेता है। तो यही बताया गया है कि एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर ड्यू टू फ्लूइडिटी, यानी कि तरल पदार्थ होने के कारण लिक्विड है, लिक्विड का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। अब इनमें एक बात और है, लिक्विड और गैस को हम तरल पदार्थ भी बोलते हैं, लिक्विड
और गैस को, इन दोनों को तरल पदार्थ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में बहने का गुण पाया जाता है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इन दोनों को तरल पदार्थ कहते हैं। तीसरा हमारा जो अंतर आता है वो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस के आधार पे है। अगर पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक हैं, अगर पार्टिकल एक दूसरे से एकदम नज़दीक सटे हुए हैं या फिर टाइटली पैक हैं तो सॉलिड स्टेट होगी, और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर प्रेजेंट रहते हैं, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, Which of the following condition favor the existence of a substance in the solid state? कि इनमें से कौन सी स्टेट है वो सॉलिड स्टेट के होने को प्रीफर करती है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि 5 स्टेट थी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, देन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, एंड सबसे हाई टेम्परेचर पे थी प्लाज्मा। तो इधर जा रहे थे तब हाई टेम्परेचर था, और सबसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की तरफ था लोअर टेम्परेचर। तो सॉलिड स्टेट के होने में कौन सी कंडीशन प्रीफर करेगी? हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा होती है, सॉलिड स्टेट होती नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? लोअर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम होता है अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब अमोर्फस सॉलिड को अतिशीतित द्रव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सॉलिड में बहने की प्रवृत्ति, धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति प्रेजेंट होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव्य बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन अपनी आती है कि ग्लास काउंट इन अमोर्फस सॉलिड। कांच एक अतिशीतित द्रव्य है। क्यों? क्योंकि कांच में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हमने देखा है कि पुरानी जो इमारतें होती हैं उनकी खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं, क्योंकि ग्लास में बहने की प्रवृत्ति पाए जाने के कारण वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं। इसी कारण कांच को अतिशीतित द्रव्य या फिर अमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है वो पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट से बनता है। मान लो कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ए और बी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो इनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा कि ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे ही या नीचे बी ए बी ए, इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूल अगर ए बी से मिलकर बना है तो इसमें इन ए बी का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ए बी, देन मान लो कि ए आ गया, फिर बी ए आ गया, फिर ए आ गया, तो जब ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है तब अमोर्फस सॉलिड बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट मिलने के कारण इन्हें ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो लिक्विड भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो नेचर में एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि विषमदैशिक होते हैं। अब कई बार एग्जाम में विषमदैशिकता की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। विषमदैशिकता होती क्या है? कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो नेचर में एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। विषमदैशिकता का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होना, शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होना। और अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो नेचर में आइसोट्रॉपिक होते हैं, समदैशिक, यानी कि डायरेक्शन चाहे कौन सी भी हो, सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ उनकी सिमिलर देखने को मिलेगी। इनका एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ये है अनाइसोट्रॉपिक विषमदैशिकता, और ये है समदैशिकता। विषमदैशिकता होती है कि हर एक डायरेक्शन में जाओ तो अब हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। ये मैंने मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं, ए बी यानी रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट में हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तब हमें अनाइसोट्रॉपिक नेचर देखने को मिलेगा, मतलब हम जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ पर हमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पर नीचे से ऊपर यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमारे पास सारे मॉलिक्यूल क्या हैं? ग्रीन कलर के,
यानी कि एक कलर के हैं। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ग्रीन भी है, रेड है, ग्रीन है, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। एक तरफ जा रहे हैं तब ओनली ग्रीन्स आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जा रहे हैं तब ग्रीन एंड रेड दोनों पार्टिकल यानी कि अलग अलग पार्टिकल आ रहे हैं। आइसोट्रॉपिक में चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ तब भी आपको दोनों कंबाइंड मिलेंगे, रेड एंड ग्रीन। आप इस डायरेक्शन में जाओ तो भी आपको कंबाइंड रेड एंड ग्रीन मिलेंगे। आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ तब भी आपको रेड एंड ग्रीन मिलेंगे। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको प्रॉपर्टी सेम ही मिलेंगी। इसका इन दोनों का एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हम देखेंगे आर्मी ऑफिसर, या फिर इसका एग्जाम्पल हम सुबह हमारी जो प्रेयर होती है उसमें सारे बच्चे लाइन से अरेंज रहते हैं, ऐसे लाइन से एकदम बच्चे खड़े रहते हैं, इधर भी इक्वली सीधी लाइन होती है और इधर भी आपस में बराबर रहते हैं। या फिर आर्मी ऑफिसर्स का, अब हम इधर से चलें तो बच्चे सारे एक साइड में हैं। अगर हम ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी हमें खाली जगह मिलेगी, कभी बीच में बच्चे मिलेंगे, कभी खाली जगह बीच में बच्चे मिलेंगे। यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहे थे तब तो हमें चाहे खाली जगह मिल रही थी, बट अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीच में बच्चे आ रहे हैं, बीच में खाली जगह आ रही है, बीच में बच्चे आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। और आइसोट्रॉपिक का इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम मान सकते हैं क्राउड, भीड़ को लेके हम चल सकते हैं। मान लो कि ये बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, तो हम चाहे किधर कौन सी भी डायरेक्शन से किधर से भी चल पड़े हमें टक्कर किसी ना किसी इंसान को पक्का टक्कर लगेगी। इसलिए चाहे इधर से जाओ तो हमें इन इंसानों के बीच टक्कर लगेगी, चाहे इधर से जाए तो भी इंसानों के बीच टक्कर लगेगी, चाहे इधर से जाओ तो भी टक्कर लगेगी। यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन से चले हमारी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेगी, यानी हमें टक्कर लगेगी तो टक्कर लगेगी, चाहे हम कौन सी भी दिशा से जा लें। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो नेचर में एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। और ये नेचर में आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका एग्जांपल याद रखने के लिए हमने भीड़ लिया है कि चाहे कौन सी भी डायरेक्शन में जा लो हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही देखने को मिलेगी, यानी कि भीड़ में इंसान से भिड़ना पड़ेगा या टक्कर उसके लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, और ये एक ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं आइस, और इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं रबर। जब तक आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। और जब रबर की बात आती है तो जब रबर को हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं तो यह पहले सॉफ्ट होता है, यानी इट मेल्ट इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर अराउंड 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस। यानी जब हम रबर को टेम्परेचर देते हैं तो पहले रबर सॉफ्ट होता है, यानी इट मेल्ट्स इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर अराउंड 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस। ये इस ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट क्यों होता है? क्योंकि इनमें पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूज़न। डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब है कि जिस अमाउंट ऑफ हीट से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं वह अमाउंट इन सॉलिड में निश्चित होती है, यानी कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलती है। अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो अमोर्फस सॉलिड में हमने एग्जाम्पल लिया था रबर का। अब मान लो कि रबर की मैं अलग अलग वेराइटीज़ लूँ तो सबके लिए टेम्परेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि इनमें कोई भी डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूज़न देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टलीय ठोस का कैरेक्टर नहीं है? अभी अभी हमने कैरेक्टर पढ़े हैं। पहला कैरेक्टर उसमें था कि क्रिस्टलीय ठोस में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। दूसरा था रेगुलर अरेंजमेंट मिलने के कारण उन्हें ट्रू सॉलिड बोलते हैं। तीसरा था कि ये नेचर में एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि विषमदैशिक होते हैं।
फोर्थ पॉइंट था अपना कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एंड फिफ्थ पॉइंट था कि इनमें हीट ऑफ फ्यूज़न है वो निश्चित होता है। तब इनमें से चेक करो कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का करेक्टर नहीं है। ये फाइनाइट हीट ऑफ फ्यूज़न ये है। आइसोट्रॉपिक नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं, अमॉर्फस सॉलिड का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार 1 नंबर का पूछा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि इनमें बहने की प्रवृत्ति मिलने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर या फिर इंटर आयनिक फोर्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स या फिर उन पार्टिकल्स को लेके सॉलिड का डिफरेंस। जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉलिड है वो 4 टाइप के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, एंड लास्ट आता है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस वे होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी कण अणु होते हैं। आयनिक सॉलिड में अवयवी कण आयन होंगे, धात्विक ठोस में अवयवी कण धातुएं होंगी, और कोवैलेंट या फिर नेटवर्क में जो कोवैलेंट बॉन्ड से सहसंयोजक बंध से बंधित मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे इसमें आएंगे। सबसे पहला आता है अपना मॉलिक्यूलर ठोस यानी कि आणविक ठोस। तो इसमें पहले बता चुकी हूँ, इसमें अवयवी कण अणु होंगे। इसको 3 भागों में और बांटा गया है, नॉन पोलर, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड में मेनली उत्कृष्ट गैस के तत्व आते हैं। उत्कृष्ट गैस यानी कि वर्ग 18 के तत्व आते हैं, और वर्ग 18 में आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये सारे जो तत्व होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। इन सारे तत्वों के बीच में या फिर इन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में दुर्बल बंध देखने को मिलता है, और दुर्बल बंध को तोड़ने के लिए हमें हीट और टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो नॉन पोलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य दुर्बल बंध देखने को मिलता है, जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। अब इनमें वर्ग 18 में कोई भी लास्ट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये सॉलिड है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लोअर टेम्परेचर पे तो ये हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में भी मिल सकते हैं। रूम टेम्परेचर हमारा होता है 22 डिग्री सेल्सियस। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वे होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में मेनली उत्कृष्ट गैस यानी कि वर्ग 18 के तत्व आते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनोन होते हैं। इनके बीच में इस ठोस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में दुर्बल बंध प्रेजेंट होता है। दुर्बल बंध के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लोअर टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट रूम टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। इनके एग्जांपल आते हैं O2 हो गई, N2 हो गई, I2 हो गई। जो मॉलिक्यूल फॉर्म में दिखेंगे वो तो सीधे हो जाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड आता है पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस भी विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनका जलीय विलयन में क्या हो जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जलीय विलयन में ये विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। सेम वही रहेगा, इसमें भी लोअर टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस स्टेट में मिलते हैं। थर्ड आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बंध जो कि आप 11th में भी पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन बंध कब फॉर्म होता है, जब हाइड्रोजन किन्हीं भी 2 विद्युत ऋणी तत्वों के संपर्क में आता है तब हाइड्रोजन बंध बनता है। मान लो कि इधर भी विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन ले लिया और इधर भी विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, तब बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो हाइड्रोजन बंध से बंधित जितने भी परमाणु होंगे या फिर जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध % होगा वे सारे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस की श्रेणी में आएंगे। सेकंड आता है अपने आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयंस देखने को मिलते हैं। ठोस अवस्था में तो ये आयन सारे आपस में कनेक्ट रहते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आयन नहीं रहता है, जिसके कारण ठोस अवस्था में आयनिक ठोस है वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में जैसे ही घोला जाता है, इनका जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। इनके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं NaCl और PbS। NaCl डिवाइड हो जाएगा Na+ और Cl- आयन में। आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं। ठोस अवस्था में तो ये ठोस हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि कोई फ्री आयंस मौजूद नहीं होता है। लेकिन जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में ये कैटायन और एनायन में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा आता है मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस होते हैं जो धातु से बनते हैं। तो इस सॉलिड को समझने से पहले हमें एक बात याद रखनी होगी कि कोई भी मेटल है, जिसको मैं शॉर्टली M से डिनोट कर रही हूँ, कोई भी मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके मेटल कैटायन बनाती है। यानी कि कोई भी धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके धातु धनायन बनाती है, और ये सारी धातु धनायन आपस में अरेंज हो जाती हैं और एक कर्नेल की फॉर्मेशन करती हैं। कर्नेल, जब ये सारी धातु धनायन ऐसे पास इकट्ठी हो जाती हैं तब हम इस फॉर्म को हम कर्नेल्स बोलते हैं। और ये कर्नेल है वो एक इलेक्ट्रॉन में चारों ओर से डूबे रहते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मिलने के कारण ये सॉलिड है वो विद्युत का सुचालक होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण यह सॉलिड विद्युत का सुचालक होता है। एंड सबसे लास्ट आता है फिर अपना कोवालेंट या नेटवर्क सॉलिड। वह सॉलिड जिसमें कोवालेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, वे सारे कोवालेंट सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये दोनों हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहता है, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक होता है ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैंने पीछे बताया था कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यानी कि इन अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित ज्यामिति को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित ज्यामिति को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। दूसरा आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल इसी का ही पार्ट होता है। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन से बार बार रिपीट करने से पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसका हम नॉर्मली याद करने के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ईंटों की दीवार है, ठीक है, ईंटों की दीवार है तो पूरी ईंटों की जो दीवार है वो तो हो जाएगी क्रिस्टल लैटिस, और एक ईंट जो है वो यूनिट सेल होगी। हमने ये एक क्रिस्टल की संरचना बना रखी है जिसमें से मैंने ये जो डार्क कलर की कर रखी है ये होती है एक यूनिट सेल। और ऐसे यूनिट सेल इसमें कितनी % है? 8। एक यहाँ पर है, एक इसके जस्ट पीछे 2, एक यहाँ पर है 3, एक इसके जस्ट पीछे 4। तो 4 तो ये इतने पार्ट में है और 4 ही कहाँ है? ऊपर है। तो टोटल इसमें कितनी हो रही हैं? 8। हम इसके इस साइड और भी बना सकते हैं, बट यूनिट सेल है वो पूरे क्रिस्टल जालक का एक छोटे से छोटा भाग होता है। याद करने के तौर पे मैंने बताया है कि यूनिट सेल को आप एक ईंट मान के चल सकते हो और पूरे क्रिस्टल जालक को पूरे ईंट की दीवार मान के चल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। यूनिट सेल को पहचानने के लिए, यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं, जिनमें से 3 तो क्या होते हैं? लेंथ के पैरामीटर होते हैं और 3 पैरामीटर होते हैं कोण के। तो लेंथ के पैरामीटर हम काम में लेते हैं A, B और C, और कोण के पैरामीटर हम काम में लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पर मान लो कि
हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस। तो ये जो दूरी होगी वो होगी ए, यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ जो दूरी हो गई उसको बी मान लिया, और जेड एक्सिस की तरफ जो दूरी हो गई उसको सी मान लिया। तो सी और ए के बीच में जो एंगल होगा उसको अल्फ़ा मानना है, सी और बी के बीच में जो एंगल हो उसको बीटा मानना है, और बी और ए के बीच में जो एंगल है उसको गामा मानना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम के प्रकार। तो मेनली क्रिस्टल सिस्टम है वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब होता है जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे मिलता है। अब इस आगे जब भी इस चैप्टर में यूनिट सेल का जिक्र आए तब यूनिट सेल मतलब समझ जाना कि ये यूनिट सेल होती है जो अपन नॉर्मली बनाते भी हैं, ये यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इसके कॉर्नर कितने हैं, एक ये कॉर्नर है, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये। तो एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। तो जब सारे अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, मूल एकक कोशिका। दूसरा आता है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका में कि अवयवी कण कॉर्नर के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यूनिट सेल को मेनली एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने कमरे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपन अपने कमरे को एक यूनिट सेल मान सकते हैं। अपने कमरे में भी 8 कॉर्नर प्रेजेंट है, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर है, 8 कॉर्नर प्रेजेंट है। मेनली आप अपने यूनिट सेल को रूम के अकॉर्डिंग मान के लेके चलते हैं। तो दूसरा टाइप आता है केंद्रित एकक कोशिका की, इसमें अवयवी कण है कॉर्नर के अलावा और दूसरी जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मे बी फलक पे प्रेजेंट हो सकते हैं, मे बी सेंटर पे। ये होते हैं फलक, इसके ये जो पोर्शन होता है ये फलक होता है। तो फलक पे भी प्रेजेंट हो सकता है और बीच में सेंटर पे भी प्रेजेंट हो सकता है, उसे बोलेंगे केंद्रित एकक कोशिका। अब इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, काई केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित। इनके ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, बीसीसी और एफसीसी, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा बीसीसी और एफसीसी भी नाम दिया हुआ आ जाता है। तो बीसीसी में तो क्या होगा कि अवयवी कण जो है वो कॉर्नर के अलावा किसी भी यूनिट सेल के केंद्र में प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो 8 तो कॉर्नर पे हैं, एक उसके केंद्र में प्रेजेंट होगा, उसे बोलेंगे काय केंद्रित। फलक केंद्रित में आ जाएगा कि अवयवी कण है वो इन कॉर्नर के अलावा सभी फलक पे प्रेजेंट होंगे। अब अपने रूम की दीवारें काउंट करो, कितनी होती हैं, 6 हैं। 4 तो आमने सामने है, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि एक यूनिट सेल में 6 फलक होते हैं। तो 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 6 इन फेसेस पे फलक पे प्रेजेंट होंगे। तो जब अवयवी कण कॉर्नर के अलावा फलक पे उपस्थित होते हैं उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं। और सबसे लास्ट आता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कण हैं वो आमने सामने किन्हीं भी 2 आमने सामने के फलक पे प्रेजेंट रहेंगे। मान लो आमने सामने के इस फलक पे प्रेजेंट हो या फिर इस पे, एक इस पे हो जाएगा, एक इस पे हो जाएगा। जब आमने सामने के फलक पे अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं उसे अंतः केंद्रित बोलते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो अवयवी कण हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। 8 कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल में, तो अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। केंद्रित एकक कोशिका में एक कॉर्नर के अलावा वो दूसरी जगह पे फलक पे भी मिल सकते हैं और केंद्र पे भी मिल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप का होता है। काय केंद्रित बीसीसी, बीसीसी में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में मिलेगा। फलक केंद्रित में कॉर्नर के साथ साथ हर एक फलक पे एक एक अवयवी कण देखने को मिलेगा। एंड सबसे लास्ट आता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में किन्हीं भी 2 फलक आमने सामने के जो फलक हैं उन पे एक एक देखने को मिलेगा। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, ये पूरी टेबल नहीं पूछी जाती, बट इसमें इनसे रिलेटेड एज पूछ लिए जाते हैं या फिर एंगल पूछ लिए जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास इनके अकॉर्डिंग 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं।
क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इसको याद करने की आपके पास एक सिंपल ट्रिक है, सी टोर एच एम टी। इसी सीरियलिटी में आपको याद करना है और इसकी ट्रिक है सी टोर एच एम टी। सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ ऑर्थोरोम्बिक, आर रोम्बोहेड्रल, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक एंड टी ट्राइक्लिनिक। अब इसमें एज इज लेंथ को हमने ABC से डिनोट किया था और एंगल को हम मान के चले थे अल्फा, बीटा और गामा। पहले के जो स्टार्टिंग है उनमें आपको इतना याद रखना है A = B = C। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको सिंपली ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो पहला जो होता है क्यूबिक, इनमें A = B = C। दूसरे में आ जाएगा A B के बराबर होगी बट B C के बराबर नहीं होगी, और तीसरे में दोनों ही नॉट इक्वल रहेंगे। अब इसी सीरियलिटी को आपको वापस रिपीट करना है। A = B = C, दूसरा था A = B बट नॉट इक्वल टू C, एंड थर्ड था A नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C। यही सीरियलिटी आ जाएगी। एंड लास्ट वाला है वो ऊपर वाले के सिमिलर। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है कि पहले वाले में तो तीनों लेंथ बराबर हैं, दूसरे वाले में B और C इक्वल नहीं है, और तीसरे वाले में कौन सा भी इक्वल नहीं है। फिर नीचे इसी सीरियलिटी को वापस रिपीट करना है और सबसे लास्ट वाला है वो ऊपर वाले के सिमिलर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एंगल। एंगल भी आपको इसी सीरियलिटी से याद करना होगा। स्टार्टिंग के जो तीन हैं उनमें एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, तीनों में एंगल है वो 90 डिग्री देखने को मिलता है। स्टार्टिंग तीनों में यही। फिर नेक्स्ट वाले में अल्फा = बीटा = गामा, तीनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। स्टार्टिंग के तीनों में तीनों 90 डिग्री के इक्वल आ रहे थे, पर नेक्स्ट वाले में तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट हेक्सागोनल में अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, यानी कि अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होंगे बट गामा है वो 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे बट बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। एंड सबसे लास्ट में आएगा कि अल्फा, बीटा, गामा वो तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। अब बात आती है कि ये सारे क्रिस्टल सिस्टम आपस में मिलकर कितने प्रकार के लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। तो क्यूबिक है, क्यूबिक से 3 प्रकार के लैटिस बनते हैं, टेट्रागोनल से 2। इनकी भी आपको ट्रिक ऐसे याद कर लेनी है 3 2 4 1 1 2 1, 32 411 21। इधर वाले की आपको ट्रिक ऐसे याद करनी है सी टोर HMT, एंड इधर वाले की 32 411 21। अब इसमें देखो ऑर्थोरोम्बिक है वो 4 प्रकार के लैटिस बना सकता है। अब 4 प्रकार के लैटिस होंगे कौन से, अभी हमने पढ़ा है। एक तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा BCC, तीसरा FCC एंड चौथा एंड सेंटर। यानी कि ये जो ऑर्थोरोम्बिक होता है वो इन सारी तरह के क्रिस्टल सिस्टम बना सकता है। और जो इनमें ये एक एक है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला ही लैटिस बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम के लैटिस आते हैं 14, और इन 14 लैटिस को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, यानी कि ब्रेविस जालक। ब्रेविस एक साइंटिस्ट था, उसके नाम के अकॉर्डिंग ही इन 14 लैटिस को नाम दे दिया गया ब्रेविस जालक। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल की। एक यूनिट सेल में एटम के नंबर कैसे काउंट करते हैं। At any corner, the effective contribution of an atom in the unit cell is 1/8 of atom। इसका मतलब है कि यूनिट सेल में मान लो कि हम इस एटम को लेके चलते हैं, ये कॉर्नर पे है। अब ये कितनी यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ है, ये पीछे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, इधर वाले के साथ, इसके पीछे इधर भी, और 4 ऊपर है। तो 4 ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, 2 इधर हो गई 6, एक ये पीछे वाली 7 और एक इसकी खुद की है 8 के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 8। तो खुद की यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8। तो वही बात बताई गई है कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। पहला आता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में हमें नंबर ऑफ एटम देखने हैं। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ अवयवीकरण हमारे पास कॉर्नर पे थे और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 1/8।
तो 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट थे अवयवी कण और हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8। सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर आ गए 1, यानी कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम होते हैं 1। दूसरा आता है बीसीसी। बीसीसी में हमारे पास था कि अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सेंटर में भी मिलेगा। तो कॉर्नर वाले का तो ये था ही कि कॉर्नर पे 8 होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो उसके साथ साथ एक सेंटर में भी देखने को मिलेगा। सेंटर में जो होता है उसका किसी दूसरे के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। मान लो कि अपने रूम के बीच में कोई बंदा खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका किसी दूसरे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। सॉल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 2। तीसरा आता है एफसीसी। एफसीसी का मतलब होता है कि सारी फ्लग पे 6 फ्लग होती है हमारे पास एक यूनिट सेल में, तो 6 फ्लग पे प्रेजेंट रहता है। अब एक फलक यानी कि अपने रूम की एक दीवार को मान लो वो 2 के साथ अटैच रहती है, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। कितने फलक थे हमारे पास 6, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है आधा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकल के आएंगे 4, क्योंकि कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होते हैं उनका तो 8 × 1/8 है, उसका तो 1 आता ही है। साथ में साथ एफसीसी में फलक पे भी प्रेजेंट होता है, उसमें 6 फलक होते हैं एक यूनिट सेल में और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम निकल के आए 3। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट थे 1 और ये हो गया 3, टोटल निकल के आ जाते हैं हमारे पास 4। नेक्स्ट है इफ़ एन एटम लाइज एट द फेस सेंटर इट कॉन्ट्रीब्यूट हाफ टू द यूनिट सेल। अगर कोई भी एटम फेस पे लाई करता है यानी कि फेस पे होता है, उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में आधा होता है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।